नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बदलते मौसम के साथ देश में सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है और लगातार आप देख भी रहे हैं लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल यानी कि कल होना है और पहले चरण के लिए प्रचार अभियान भी थम चुका है। पहले चरण के लिए 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वोटिंग होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी उत्तर प्रदेश में है और पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होना है। आज फर्स्ट फेज की फाइट में सबसे पहले आपको सियासी दलों की कमजोरी और मजबूती का ब्यौरा आपको बताते हैं। साथ ही यूपी की 8 सीटों के सियासी समीकरण का लेखा जोखा भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट फेज की किस सीट पर लड़ाई कितनी तगड़ी होने जा रही है। दिल्ली के लिए बड़ी फाइट, हर सीट पर मुकाबला टाइट। पहले फेज की तैयारी पूरी, 102 सीटों पर घमासान भारी। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, नामांकन डन, लड़ाई आर पार। पांच 543 सीटें, 7 चरण, 17 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 80 दिन, करीब 97 करोड़ मतदाता, 12 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। 7 फेज के पूरे चुनावी घमासान के लिए पार्टियों ने भी कमर कस ली। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने। लोकतंत्र के महाकुंभ में पहले चरण का प्रचार थम चुका है और 102 सीटों पर जनता भी अपने वोटिंग ताकत के साथ नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए तैयार है। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में राज्यवार सीटों की संख्या की बात करें तो पुडुचेरी 1 सीट, मध्य प्रदेश 6 सीट, अरुणाचल प्रदेश 2 सीट, छत्तीसगढ़ 1 सीट, राजस्थान 12 सीट, त्रिपुरा 1 सीट, पश्चिम बंगाल 3 सीट, मिजोरम 1 सीट, मणिपुर 2 सीट, असम 5 सीट, जम्मू कश्मीर 1 सीट, सिक्किम 1 सीट, उत्तराखंड 5 सीट, नागालैंड 1 सीट, मेघालय 2 सीट, महाराष्ट्र 5 सीट, बिहार 4 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, उत्तर प्रदेश 8 सीट, अंडमान निकोबार 1 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव की 102 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें बेहद खास माना जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रमुख सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बिहार में जमुई, गया, राजस्थान में बीकानेर, अलवर, नागौर, सीकर, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, अलीपुर, डुआर्स, छत्तीसगढ़ में बस्तर, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, असम में डिब्रूगढ़, सोनितपुर, जोरहाट, जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, तमिलनाडु में चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, मणिपुर में आंतरिक मणिपुर, बाहरी मणिपुर, उत्तराखंड में हरिद्वार और महाराष्ट्र में चंद्रपुर सीट पर सबकी नजरें रहेंगी। फेज 1 के तहत जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है उनमें बीजेपी और कांग्रेस के 9 गढ़ शामिल हैं, जहां एक ही पार्टी ने 2009 के बाद से सभी 3 लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी ने 2009, 2014 और 2019 में जबलपुर, चूरू, बीकानेर, सीधी, पीलीभीत और बालाघाट सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कलियाबोर, छिंदवाड़ा और शिलोंग सीटों पर कांग्रेस जीतती आ रही है। इसके उलट पहले चरण के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में से 21 स्विंग सीटें, जहां 2009 और 2019 के चुनावों में विजेता एक ही था, लेकिन 2014 में दूसरी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। इन 21 सीटों में से 2009 और 2019 के चुनावों में डीएमके ने 13 सीटें जीती थी। वहीं इनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2014 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने जीत हासिल की थी। पट्टाली मक्कल काची ने एक धर्मपुरी सीट जीती थी
कांग्रेस ने 2009 और 2019 के चुनावों में शिवगंगा, पुडुचेरी, अरानी और विरुधुनगर सीटें जीती थी। लेकिन 2014 के चुनाव में एआईएडीएमके और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने कांग्रेस से सीटें छीनी थी। 19 तारीख को पहले फेज की सीटों पर 2009, 2014 और 2019 के समीकरणों का फॉर्मूला देखें तो पार्टियों की मजबूती या कमजोरी का एक रिकॉर्ड निकल कर सामने आता है। फॉर्मूले के मुताबिक 3 चुनावों में एक ही सीट पर लगातार 3 जीत हासिल करने वाली पार्टी मजबूत, 2 बार जीतने वाली पार्टी अपेक्षाकृत मजबूत, 1 बार जीत हासिल करने वाली पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर और 1 बार भी जीत हासिल नहीं करने वाली पार्टी को कमजोर माना गया है। ऐसे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक पहले चरण में जहां मतदान होना है उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस मजबूत है। हालांकि डीएमके ने लगातार 3 बार एक भी सीट नहीं जीती। बीजेपी 32 सीटों पर, द्रमुक 12 सीटों पर और कांग्रेस 8 सीटों पर अपेक्षाकृत मजबूत है, क्योंकि उन्होंने एक ही सीट पर 2 चुनावों में जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ कांग्रेस 38 सीटों पर, द्रमुक 16 पर और बीजेपी 13 सीटों पर अपेक्षाकृत कमजोर रही, क्योंकि इन सीटों पर तीनों पार्टियों ने 2009 से 2019 तक के चुनावों में सिर्फ 1 बार जीत दर्ज की है। भाजपा 102 सीटों में से 51 पर, द्रमुक 74 पर और कांग्रेस 53 सीटों पर कमजोर रही है, क्योंकि ये पार्टियां इन सीटों पर 2009, 2014 और 2019 में से 1 बार भी जीत हासिल नहीं कर सकी। 2024 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए 2 गठबंधन आमने सामने। मोदी की अगुवाई में एनडीए तो विपक्षी दलों की एकता वाली इंडिया अलायंस। दोनों दलों की पार्टियों ने हर एक सीट पर कैंडिडेट उतारने के लिए हर कसौटी को परखा और टिकटों को लेकर हर दल ने बड़ी बारीकी से कदम उठाए। पहले फेज में जिन बड़े चेहरों पर नजर होगी उनमें बिहार जमुई से एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, बिहार गया से हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी, एमपी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई, चेन्नई दक्षिण से तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलनाडु के थुथुकुडी से कनिमोजी करुणानिधि, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद, यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान, यूपी के मुजफ्फरनगर से कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद, राजस्थान बीकानेर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बीजेपी के उम्मीदवार निशित प्रमाणिक, महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर मुंगतीवार और उत्तराखंड के हरिद्वार से बीजेपी कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल है। 19 तारीख को पहले चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और पहले चरण के मतदान के दौरान ही कई सीटों पर हाई प्रोफाइल मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, तो यूपी की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी यूपी की 80 सीटों पर चुनाव के लिए पूरे 7 फेज का इस्तेमाल किया है। पहले फेज में यूपी की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां 19 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना और रामपुर सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी का सहारनपुर सबसे हॉट सीट बन गया। बीजेपी के खिलाफ राजपूतों की लामबंदी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है, तो कांग्रेस को इसमें मौका दिख रहा है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज यूपी के सहारनपुर में एक रोड शो किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। सहारनपुर की रैली से प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज को जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे, सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शौहरत दिलवाएंगे, इस देश की सारी सभ्यता
प्रियंका ने सहारनपुर से मोदी सरकार के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि उनकी 400 हार होने जा रही है। क्या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की सीट सबसे हॉट सीट बन गई क्योंकि बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया है और कुछ साल पहले कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से कुर्मी बिरादरी पर दाव लगाया है और भगवत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेनका गांधी और वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले पीलीभीत में इस बार मुकाबला कांटे का है। पीलीभीत को यूपी का पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। आपको बता दें कि पीलीभीत लोकसभा की सीमाएं नेपाल उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इसके पड़ोसी जिले हैं। बहेड़ी क्षेत्र छोड़कर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की आबादी 25 लाख के आसपास है और कुल वोटर 18 लाख से ज्यादा है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी है, किसान 3 से 4 लाख के बीच हैं और कुर्मी वोट लगभग 2 लाख है। वरुण गांधी ने पिछली बार तकरीबन 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी। अब जितिन प्रसाद क्या जीत के इस लीड को बढ़ा पाते हैं या फिर बीजेपी ये सीट गवा देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का, जो ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, नए भारत का निर्माण और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। बिजनौर लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बिजनौर लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो राम मंदिर आंदोलन के बाद यानी 1991 के बाद बीजेपी ने यहां पर 4 बार जीत हासिल की है। तो वहीं बीच में समाजवादी पार्टी ने 2 बार और राष्ट्रीय लोकदल ने भी 1 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। बिजनौर लोकसभा सीट की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। बीएसपी के कब्जे वाले बिजनौर के लिए सभी दलों ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की। बिजनौर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बिजनौर में जातिगत वोटर की बात करें तो करीब 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जबकि तकरीबन 4 से 4.5 लाख के बीच दलित वोटर हैं। 1.5 से 1.25 लाख के करीब जाट वोटर हैं। इसके अलावा 50,000 से 75,000 के बीच में गुर्जर वोटर हैं और 50 से 60,000 के बीच ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं इसके अलावा चौहान, त्यागी सहित कई अन्य जातियों का भी वोट इसमें शामिल है। इस सीट पर मुस्लिम दलित वोटर हमेशा निर्णायक रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ, और मुद्दा भ्रष्टाचारी मिटाने का है, संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, एनडीए को हटाकर देश को बचाने का है। जनता से यही अपील है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आपने देख लिया, ये सरकार महंगाई को लेकर आई थी, उन्होंने कितनी महंगाई बढ़ाई है। भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश को, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करनी है। ये सरकार नौकरियां निकालती है, खुद एग्जाम कैंसिल कराती है जिससे आरक्षण न देना पड़े, युवाओं को रोजगार न मिले, तो इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। प्रचार के आखिरी दिन बिजनौर पहुंचे समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के सफाई की भविष्यवाणी कर दी। पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इसलिए भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, कहने को कह रहे थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार, वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। और इनके पास बताने को क्या है,
बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा है, दूसरा चेहरा गायब है और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। यूपी के मुरादाबाद में भी मुकाबला इस बार चैलेंजिंग है। आजम खान के जिद ने अखिलेश को मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी बदलने पर मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन की जगह अब रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने फिर से कुंवर सर्वेश सिंह पर अपना दाव लगाया। आपको बता दें कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मुरादाबाद में बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब भी है। मुरादाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो उसमें कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। मौजूदा सांसद की बात करें तो डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि मुरादाबाद का इतिहास रहा है कि यहां हर लोकसभा चुनावों में अलग पार्टी का सांसद बनता है। 2019 में एसपी, 2014 में बीजेपी और 2009 में कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद रह चुके। लेकिन इस बार मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी की तरफ से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन ने पर्चा भरा, लेकिन रात बीतते बीतते पार्टी ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया और एसटी हसन को चुनावी मैदान में सरेंडर करना पड़ा। सबसे बात हो चुकी है, कहना क्या चाहिए, आप सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे, और क्या। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं, आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना। रुचि वीरा ही जैसे वो बता रहे हैं कि डीएम साहब ने उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। इधर मुरादाबाद में घमासान मचा था तो वहीं रामपुर में भी हालात वही थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन आजम खान के करीबी असीम राजा ने भी अपना दावा ठोक दिया। खबर है कि सपा के प्रत्याशी को रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का समर्थन नहीं मिलेगा। बता दें कि आजम खान के खासम खास आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। आजम के इस कदम के बाद रामपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया। नामांकन के आखिरी दिन आसिम राजा नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा कि वही रामपुर की सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी के घोषित उम्मीदवार मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। रामपुर की जमीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आजाद मुजाहिद आजादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मर्तबा आज़ादी के बाद, और मौलाना आज़ाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, सरपरस्ती करते थे। आज मैं उसी मस्जिद से सारे मुल्क के लिए अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूँ। चुनावी आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो 1952 से 2019 तक के चुनाव में यहाँ पर काफी उलटफेर देखने को मिले। यहाँ से 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार एसपी और 1 बार भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहा है। यही वजह है कि रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर परेशानी का सामना कर रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में यूपी के कैराना में भी चुनाव होने हैं। गुर्जर बहुल कैराना में हिंदू और मुसलमान वोटर्स की तादाद अच्छी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कैराना से गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कैराना से एसपी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में मौका दिया है। कैराना लोकसभा में 5 विधानसभा मौजूद हैं, जिसमें कैराना, शामली, थाना भवन, नुगुड़ और गंगोह विधानसभा सीट है। कैराना लोकसभा में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 5.45 लाख के आसपास है। उसके बाद दलित वर्ग के तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं। कैराना में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जाट वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट ने करीब 75,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। लोकसभा की लड़ाई के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आए जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया।
2013 के दंगे के बाद से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि 2013 दंगे के बाद 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने सभी पार्टियों का एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया था। यूपी की सीटों में सहारनपुर सीट पर भी सबकी नजरें टिकी। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से इमरान मसूद को उतारा है, तो बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर बाजी मारी थी। 1996 के बाद सहारनपुर सीट 2 बार बीजेपी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। और फिर 2014 में मोदी लहर के चलते 16 साल बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। यूपी की नगीना सीट का चुनाव भी इस बार कई मायनों में खास है। नगीना से चर्चित दलित नेता चंद्रशेखर अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। चंद्रशेखर नगीना से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने सुरेंद्र सिंह मेनवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। नगीना लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम निर्णायक हैं। हालांकि यह सीट सुरक्षित सीट है, लेकिन इस सीट पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 7.5 लाख वोटर मुसलमान हैं और दलित वोटर की संख्या भी लगभग 4.5 लाख के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।